कैसे आप सभी, आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम अग्रवाल पब्लिकेशन के यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर जो कि है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, इस पेपर को हम पूरा आपके साथ इस शॉर्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। और हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 पे हम बढ़ चुके हैं और चैप्टर 3 के हमने लघुत्तरी प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अब हम आज की वीडियो में अति लघुत्तरी जो प्रश्न है उस पर हम चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उसका नाम है शिक्षण के सिद्धांत। तो इसी चैप्टर के हम जो है अति लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे हैं उसमें पहला प्रश्न है कि शिक्षा के अभिप्रेरणा सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। आप यहाँ पे जो है किन किन ईयर में ये क्वेश्चन पूछा है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 2017, 2021, 2022, 2023। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो प्रश्न है उसको ऑलरेडी लघुत्तरी प्रश्न में मैंने जो है कवर करा है, क्योंकि लघुत्तरी में भी ये क्वेश्चन हमारा था जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में इसको समझाया है। तो यहाँ पर जो है अति लघुत्तरी में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं उसे कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको समझ में आ गया तब भी ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो आप लॉन्ग वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर शॉर्ट सीरीज़ इस नाम से आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शिक्षा अधिगम के सिद्धांत आपका ये जो पेपर है इस नाम की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। आप वहाँ से जो है सारे जो भी प्रश्न मैंने कराए हैं वो सब कुछ वहाँ पे देख पाएंगे। उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो पहले जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं एक बार मैं सारी चीज़ों को आपको पढ़ के बता देती हूँ, ताकि अगर कहीं पे आपको कोई शब्द न समझ में आए तो आप उसको क्लियर कर लें। बाकी मैं छोटे जो है शब्दों में इनको समझाने की कोशिश करूँगी कि आखिर ये सिद्धांत है क्या। तो जब हमसे कोई कहता है कि हम यह काम नहीं कर सकते हैं तब हमारे मन में नकारात्मक भावना आती है कि शायद यह नहीं कर सकते, हम शायद यह नहीं कर सकते, जिससे हम प्रयास तक नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा करता है और कहता है कि हम यह कर सकते हैं तो हमारे अंदर यह कार्य करने की क्षमता है। तो स्वयं से हमारे अंदर ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है जो हमें उस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भले ही व्यक्ति उस कार्य में सक्षम न हो, लेकिन अपने प्रति प्रशंसा सुनकर व्यक्ति में उस कार्य को करने के लिए आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में प्रेरणा कहा जाता है। एक सही शिक्षण को चाहिए कि वह प्रेरणात्मक तत्व इस्तेमाल करके बालकों में रुचि उत्पन्न करे। अभी के आधुनिक शिक्षण विधि में प्रेरणा को बहुत महत्व दिया जाता है। बालक में एक बार प्रेरणा संचार हो जाने पर वह पाठ्य को सीखने के लिए शीघ्र ही प्रयास करने लगता है। इस तरह प्रेरणा समस्त प्रकार के शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु है। शिक्षक को चाहिए कि वह प्रेरक तत्वों द्वारा अधिगम को, तो आगे की लाइन को आगे अगले पेज पे चले के देखेंगे, लेकिन यहाँ तक जो चीज़ें लिखी हैं पहले उसको आप समझ लीजिए कि आखिर ये सिद्धांत कहता क्या है। आपको मैं लेके चलती हूँ सीधे एक उदाहरण की तरफ। जैसे आपने देखा होगा रेस का मैदान, जहाँ पे बहुत लोग दौड़ते हैं, रेस करते हैं एक दूसरे से। अपने विद्यालय में आपने देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, नहीं तो टीवी में देखा होगा, ओलंपिक देखा होगा। कोई भी खेल प्रतियोगिता अगर होती है तो उसमें रेस जो है वो होता ही होता है। मतलब एक काफ़ी आप कॉमन जो है गेम कह सकते हैं। तो उसमें देखा होगा कि आपने कि कई लोग जो है दौड़ते हैं, तो वहाँ पे जो भीड़ रहती है, जो पब्लिक रहती है, वो किसी एक इंसान का बार बार नाम लेती है, सपोर्ट करती है कि अगर वो कहीं पीछे भी रह गया हो अगर दौड़ में, तो लोग उसके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, यू कैन डू इट, फिर उसका नाम लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उस इंसान के अंदर, भले उसे पता है कि वो पीछे है काफ़ी, लेकिन फिर भी उसके अंदर ये पॉजिटिव वाइब आती है कि हाँ लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं दौड़ सकता हूँ, मैं सबसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। और फिर वो ट्राई करता है। बहुत केस में ऐसा होता है कि वो इंसान जीत भी जाता है, बहुत केस में हो सकता है कि ना भी जीते, ठीक है, लेकिन वो अपना 110% देता है। मतलब पूरी अपनी एनर्जी जो है वो झोंक देता है उस चीज़ को कंप्लीट करने में। आपने मूवी में देखा होगा कि हीरो जो है अगर रेस का मैदान है पीछे रह जाता है तो लोग उसको चिल्लाते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, या उसका नाम ले लेके चिल्लाते हैं। तो वो ऐसा होता है कि ये तो मूवीज़ में ऐसा मतलब दिखाया जाता है कि वो दौड़ने लगता है फिर वो जीत जाता है, भले कितना भी लोग आगे रहे। तो ये कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर गेम किस चीज़ का हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है प्रेरणा की। मतलब हम उसके अंदर एक पॉजिटिव वाइब जो है जनरेट कर रहे हैं, हम उस इंसान के अंदर एक आत्मविश्वास जो है जागृत कर रहे हैं कि उस आत्मविश्वास के चलते वो इंसान जो कार्य वो करने में सक्षम नहीं भी है, फिर भी अपने प्रति इतना प्रशंसा, अपने प्रति इतना लोगों का सपोर्ट देके उसके अंदर एक
आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव वाइब जो है आती है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा जितना उसके पास एनर्जी होती है, जितना उसके पास क्षमता होती है, वो पूरी क्षमता उस चीज़ में झोंक देता है, मतलब उस कार्य में बिल्कुल संलग्न होकर करता है। तो यही यहाँ पर इस सिद्धांत का मोटो है। तो अगर हम इस चीज़ को शिक्षा के क्षेत्र में लेके आएँ तो कहा गया है कि शिक्षण में, यानी जो शिक्षण कार्य हो रहा है, अगर शिक्षण कार्य में अभिप्रेरणा दी जाए, यानी बच्चों को प्रेरित अगर हम करें, भले बच्चा किसी विषय में मान लीजिए कमज़ोर है, तो अगर शिक्षक फिर भी उस बच्चे को हमेशा एक सकारात्मक पॉजिटिव वाइब दे, उसको ये कहे कि नहीं तुम कर सकते हो, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा समझना है, किस तरह से जहाँ पे दिक्कत है पूछो, लेकिन तुम ये कर लोगे, हमें पता है तुम कर लोगे। अगर बार बार उससे जो है इस तरह से प्रेरणा दी जाए, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाया जाए, तो बच्चा जो है उस चीज़ को करने में अपना पूरा, जितनी भी उसकी क्षमता है वो पूरा लगा देता है। अब प्रेरणा देखिए आप कई तरीके से भी दे सकते हैं। कभी कभी जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो हम उनको प्रेरणात्मक रूप में आप क्या कहते हैं, जो छोटे बच्चे क्लास में रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो कहते हैं जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा उसे पेन मिलेगा, कॉपी मिलेगी, जो सेकेंड आएगा उसको केवल एक पेन मिलेगा, जो थर्ड आएगा उसको कुछ और मिलेगा, टॉफ़ी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगा। तो हम लोग शुरुआती दौर में जो है ये चीज़ें करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, ये जो गिफ्ट उपहार जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम कर रहा है, यानी बच्चा उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत कर रहा है कि हम ये करेंगे तभी हमको ये चीज़ मिलेगा। उसी तरह अगर बच्चे को हम ये कह दें कि अगर आप लोग कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको दंड मिलेगा, तो दंड भी जो है वो प्रेरणा ही दे रहा है, भले वो नकारात्मक प्रेरणा दे रहा है बच्चे को, लेकिन दंड की वजह से भी एक डर का जो है माहौल बच्चे के अंदर आ जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो है कार्य करने में लग जा रहा है। तो प्रेरणा ओवरऑल हमको देना क्या है, बच्चे को एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक जो है बच्चे में भावना उत्पन्न करनी है, बच्चे के अंदर एक आत्मविश्वास जो है शिक्षण के क्षेत्र में उत्पन्न करना है, जिससे बच्चा जो है सक्षम हो किसी कार्य को करने में, अगर न भी हो तब भी अपने अंदर इतना जो है पॉजिटिव वाइब लेके आ जाए कि बच्चा उस कार्य को जो है पूरे मन से करने में लग जाए, संलग्न हो जाए उस चीज़ को लेके। तो वही होता है शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत। बाकी हम इस लाइन को, जो हमारी लास्ट लाइन थी, इसको आगे बढ़ाते हुए चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं। जो चीज़ें अभी इस सिद्धांत में बची हैं उसको अगले पेज पे जो होगा उसको आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पीछे वाली लाइन को अगर हम आगे लेके आएँ तो यहाँ पे आगे की लाइन होगी कि रुचिकर बनाए ताकि प्रभावी संप्रेषण संभव हो सके। एक बार प्रेरित होने के बाद सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है और इसी में शिक्षण की सफलता निहित है। यानी जैसे हमने कहा कि आप चाहे उपहार दे दीजिए या बच्चों को इतना, उसके अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ा दीजिए कि बच्चा जो है सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, सीखने की प्रक्रिया उसकी तेज हो जाए, वो उस चीज़ में लग जाए कि नहीं मुझे सीखना है। तो इसी से जो शिक्षण होगा वो सिंपल सी बात है कि वो सफल हो पाएगा। और प्रेरणा के तरीके में यहाँ शाब्दिक और अशाब्दिक है। शाब्दिक में जैसे आपने शाबाश, अच्छा, उत्तम, जैसे आपने उसके अंदर एक पॉजिटिव जो है सोच जनरेट कर दी, बच्चा उस चीज़ को सुन के बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, तो ये शाब्दिक प्रेरणा हो गई। अशाब्दिक में दंड हो गया, पुरस्कार हो गया, ठीक है। तो ये सब भी उसी के अंतर्गत आएंगे। तो मैंने उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। बाकी अगर आपको फिर भी कहीं पर और डिटेल में जानना है तो आप लोगोत्तरी प्रश्नों को देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने इसको बहुत डिटेल में बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो किन्हीं 2 शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए, और ये प्रश्न जो है 2019 में पूछा है। तो शिक्षण के विभिन्न सिद्धांत हैं जो शिक्षण में सहायता प्रदान करते हैं। इनमें से शिक्षण के 2 प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है: नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षण के लघुत्तरी जो प्रश्न है उसमें शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो वो मैंने वहाँ पे बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बताया। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आप आराम से लिख सकते हैं, जैसे रुचि का सिद्धांत, अभी अपने पहला जो क्वेश्चन देखा अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो ये सभी जो है सिद्धांत ही हैं। तो कोई भी सिद्धांत आपको 2 ही लिखना है तो उसका नाम बता दीजिए, चाहे तो थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल भी लिख दीजिएगा, ठीक है। तीसरा, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत से क्या आशय है, और ये प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। तो ये भी रुचि का सिद्धांत भी लघुत्तरी प्रश्न में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो शिक्षण में रुचि का सिद्धांत हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, बालक की जिस विषय में रुचि होती है वह उस विषय को बहुत आसानी से सीख लेता है और समझ लेता है। इसीलिए एक कुशल शिक्षक शिक्षण विधियों को निर्धारित करने से पहले बालकों के रुचि को काफ़ी महत्व देता है। रुचि के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण को पठनीय, स्पष्ट और रुचिपूर्ण बनाने के लिए प्रत्येक पाठ में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए ताकि उसके प्रति बालक में रुचि उत्पन्न हो और वह तन्मय होकर उस चीज़
उस चीज़ को सीखे। इस प्रकार अच्छी शिक्षा प्रणाली के लिए रुचि का सिद्धांत बहुत मायने रखता है। शिक्षक को पहले छात्र की रुचि के बारे में जानना चाहिए और उस रुचि के विकास पर कार्य करना चाहिए। एक बार रुचि विकसित हो जाएगी तो छात्र स्वयं ही ज्ञान को अर्जन करने में लग जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षक किसी भी विषय को सरल से कठिन के क्रम में प्रस्तुत करे, ताकि बालक एक बार जब उस विषय वस्तु को समझने में सफलता मिल जाएगी तो वह सफलता उस बालक को संतोष देगी और संतोष से बालक में उस विषय के प्रति रुचि जागृत करेगा। अच्छा, तो अब इसको समझते हैं। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि अगर हमें किसी विषय में रुचि है तो हम बार बार उसी विषय को पढ़ते हैं, और जिस विषय में हमें रुचि नहीं है उस विषय को हम या तो फॉर्मेलिटी करते हैं उस विषय के साथ, या पासिंग मार्क के लिए केवल पढ़ लेते हैं या रट्टा मार लेते हैं बिना समझे, या फिर उस विषय को हम इग्नोर कर देते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं, बस एग्जाम टाइम में बस एक बार पढ़ के जाके लिखाते हैं जो भी हमें समझ में आता है। तो ये होता है कि रुचि और अगर अरुचि है किसी विषय को लेकर तब का डिफरेंस। तो जो रुचि का सिद्धांत ये कहता है कि शिक्षक क्या करे, पहले बालकों के इंटरेस्ट को समझे, उनकी रुचि को समझे और उसके अनुसार जो है अपने शिक्षण को जो है एक लक्ष्य दे कि हमें किस तरह से किसी विषय को बच्चों को समक्ष रखना है जिससे बच्चों का उस विषय में भी इंटरेस्ट बढ़े जिस विषय में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गणित में रुचि नहीं होती, उन्हें गणित से डर लगता है। तो अध्यापक का यहाँ पे क्या कर्तव्य बनता है कि अध्यापक पहले गणित के बेसिक चीज़ों को जो है बिल्कुल सरल जो है चीज़ों को धीरे धीरे करके बताए। तो जब एक बार बच्चा, जैसे अगर हमें बच्चे को बहुत एक बड़ा इक्वेशन सॉल्व कराना है जिसमें कि प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन सब है, साथ ही उसमें ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट, सब तरह की इस तरह से पूरा एक इक्वेशन है जिसको कि सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इस अध्यापक की जो ड्यूटी है या कर्तव्य है वो क्या है कि अध्यापक पहले बच्चों को छोटी चीज़ों से शुरू करे। पहले बच्चों को बताए कि पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब करे, वो करना सिखा दे। उसके बाद फिर बॉडमॉस रूल उन्हें बताए, फिर छोटे छोटे इक्वेशन दे, फिर उसके बाद उसमें बताए कि पहले डिवीजन करिए। तो उसके साथ ही बच्चे को छोटे छोटे एग्जाम्पल भी देता रहे। तो उससे क्या होता है, बच्चा जब वो छोटे छोटे एग्जाम्पल को सॉल्व करता है और उसका आंसर आ जाता है ना, तो उस बच्चे को उस टाइम लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, इसको तो मैं आराम से कर लूँगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे अध्यापक जो है सरल से लेके धीरे धीरे जो है कठिन की तरफ बढ़ता जाए, और इससे बच्चा जब बेसिक चीज़ें सीख जाता है तो वो बाद की चीज़ों को भी धीरे धीरे सीखता जाता है, उसका इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ता जाता है। जब कोई भी विषय इंटरेस्टिंग तब लगता है जब वो चीज़ हमको समझ में आ जाती है। तो जब बच्चे को मैथ की बेसिक चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो उसका इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिक उसमें बढ़ता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि बच्चा उस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेगा जिस इक्वेशन को देख के बच्चा जो है कभी उसको बिल्कुल इग्नोर करके आगे बढ़ जाता था, अब बच्चा उसको भी सॉल्व कर लेगा। तो रुचि का सिद्धांत यही है कि बच्चे को पहले हमें क्या करना है, किसी विषय में जो है पहले हमें बच्चे की रुचि को समझना है। फिर उसके हिसाब से अगर बच्चे को किसी विषय में रुचि नहीं है, किसी विषय वस्तु में उसको दिक्कत हो रही है, तो पहले अध्यापक ये क्या करे कि अध्यापक पहले उसकी सरल चीज़ों को समझाए, फिर सरल से कठिन की तरफ चले, ताकि बच्चे का जो रुचि है उस चीज़ में उसको जो है इंटरेस्ट आने लगे, उस विषय में उसको इंटरेस्ट आने लगे। इससे क्या होगा कि बच्चा उस विषय वस्तु को जब समझ लेगा तो उसको सफलता मिल जाएगी, और वह सफलता जो है बच्चे को संतोष देगी, और उस विषय में जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो जागृत हो जाएगा। तो ये हो गया रुचि का सिद्धांत। इसको अगर आपको और डिटेल में समझना है तो लॉन्ग वीडियो देख लीजिएगा, अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो ये भी प्रश्न जो है लघुत्तरी में आई थिंक था कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है, और वो आपको समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ पे उसकी उपयोगिता को भी समझ जाएंगे। यहाँ पे ये प्रश्न जो है 2018 में पूछा है, शायद ये हमको उपयोगिता भी शायद लघुत्तरी में था, एक बार देख लीजिएगा। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत की उपयोगिता क्या है। तो पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है कि बच्चे को करके सीखने का जो सिद्धांत है वही होता है क्रियाशीलता। यानी जब हम शिक्षण में बच्चे को किसी भी कार्य को करके सीखने का मौका देते हैं तो उससे बच्चा जो है एक्टिव होकर चीज़ों को सीखता है, तो वो चीज़ें उसे याद भी रहती हैं, उसके समझ में भी आती हैं, तो लंबे समय तक बच्चा उस चीज़ को जो है समझ पाता है और याद भी रख पाता है। अब क्रियाशीलता के सिद्धांत की उपयोगिता क्या क्या है। इसका अर्थ करके सीखना है, क्योंकि क्रियाशीलता मतलब बच्चा करके सीखेगा, तो पहले तो इसका अर्थ क्या है वो जान लिया। फिर यह सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। इसमें सीखने वाला पूरी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। जब कोई भी आप व्यक्ति करके सीखता है, अगर चाहे वो बालक हो चाहे बड़े हों, कोई भी अगर व्यक्ति खुद बच्चा है व्यक्ति है, अगर वो खुद से कोई भी चीज़ करके सीख रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो उस अधिगम प्रक्रिया में यानी सीखने की प्रक्रिया में क्या है, सक्रिय है। निष्क्रिय तब होता है जब वो चुपचाप के केवल बैठ के देखता कि कोई और कर रहा है तो, लेकिन जब वो खुद कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि वो क्या है, सक्रिय है।
तीसरा है, यह इस सिद्धांत का उपयोग विज्ञान शिक्षण में किया जाता है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण में बहुत सारी हम जैसे प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल के माध्यम से ही भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि किताबी भाषाएं केवल रटा सकती है हमें, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं तो वो हमें समझ में भी आती है और लंबे समय तक हमारे माइंड में बनी रहती हैं। तो विज्ञान शिक्षण हुआ है, उसमें हम इस सिद्धांत का उपयोग जो है काफ़ी हद तक करते हैं। बाकी उपयोग तो अगले पेज पे चलिए देख लेते हैं। अगला है, इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को विज्ञान जैसा विषय में नीरस तथा कठिन मालूम नहीं होता। वो विज्ञान के अध्ययन में वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। उनको केवल यांत्रिक रूप से ही विज्ञान के सिद्धांतों तथा नियमों को स्मरण नहीं करना पड़ता, बल्कि मानसिक तथा शारीरिक रूप से क्रियाशील रहने के कारण वे थोड़े ही समय में विज्ञान के कठिन तथ्यों का स्थायी ज्ञान बहुत ही सुविधा से ग्रहण कर लेते हैं। यानी क्या कहा गया है, जैसे विज्ञान जो है नॉर्मली बहुत बच्चे जो है अगर केवल उन्हें किताबी भाषाएँ पढ़ाई जाए तो वो विषय जो है वो नीरस भी लगने लगता है, मतलब बच्चे जो है बोर हो जाते हैं और कठिन भी होने लगता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फार्मूले हैं या फिर जो थ्योरी है वो अगर हम याद करने बैठेंगे तो वो बच्चे को याद नहीं हो पाती हैं या लंबे समय तक याद नहीं रह पाती हैं, क्योंकि अब बच्चा डिपेंड हो जाता है रटने पे। तो विज्ञान कोई रटने की विषय नहीं है, वो हमेशा समझने की चीज़ है और बहुत इंटरेस्ट के साथ समझना होता है। तो जब हम क्रियाशीलता का सिद्धांत उपयोग करते हैं, जब हम विज्ञान के सिद्धांतों नियमों को जब हम प्रैक्टिकल के माध्यम से उनको बिल्कुल फैक्ट उसको हम करके दिखाते हैं, या बच्चा खुद से जो है उस चीज़ को जब करता है, यानी कि जब करके दिखाने का मतलब कि बच्चे को हमने दिखा दिया और बच्चे से कहा कि आप खुद इस चीज़ को करो, तो जब बच्चा खुद उस चीज़ को करता है तो उसे हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है, सारे सिद्धांत सारे नियम वो जो है अच्छे से समझ पाता है। तो कठिन से कठिन तथ्य भी उसे बहुत अच्छे से सुविधापूर्वक वो ग्रहण कर लेता है और वो लंबे समय तक स्थायी रूप से जो है उसके माइंड में जो है बनी रहती है। अगला है, बालक अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को बिना सोचे समझे ग्रहण नहीं कर लेता, वरन वह अपनी तर्क विवेचना एवं कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। क्रियाशीलता में क्या है कि अब बच्चा इसमें खुद से कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि अध्यापक अगर कोई चीज़ बता दिया तो ऐसा नहीं कि बच्चा अध्यापक ने जो भी चीज़ बताई बस उसे बिना सोचे समझे ग्रहण कर ले, बल्कि क्रियाशीलता का सिद्धांत में ये कहा गया है कि जब क्रियाशीलता का सिद्धांत यानी क्रियाशीलता की जाती है, जब बच्चा खुद से चीज़ों को करके सीखता है तो वो अपनी तर्क और विवेचना आदि का भी प्रयोग करता है, अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करता है। जैसे कि अपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो अब अपनी कल्पना से कुछ भी चीज़ें करते हैं, मिट्टी के साथ खेल रहे हैं, कलर के साथ खेल रहे हैं, तो जो भी उनको समझ में आता है वो करते जाते हैं, सीखते जाते हैं और उसी से फिर वो नई नई चीज़ें बनाना करना सीख पाते हैं। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत जो है काफ़ी हद तक ये है कि बच्चों की कल्पना शक्ति भी इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, उनकी तर्क शक्ति उनकी विवेचना शक्ति में भी काफ़ी हेल्प करता है को इम्प्रूव करने में। ठीक है, अगला है, इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को क्रियाशील रहने का अवसर मिलता है तथा वे स्वयं के अनुभवों के आधार पर इस विषय का सरलता से अध्ययन कर सकते हैं। जैसे विज्ञान विषय हो गया, तो अगर वो विद्यार्थी जो है खुद एक्टिव होकर चीज़ों को करेगा, स्वयं के अनुभव के आधार पर करेगा, तो कोई भी विषय हो अगर बच्चा उस चीज़ को खुद से करके सीख रहा है तो बहुत सरलता से जो है उस चीज़ को जो है बच्चा ग्रहण कर लेगा। तो इतनी सारी उपयोगिता जो है यहाँ पे बताई गई हैं। आप अपने हिसाब से अपने शब्द सीमा के हिसाब से अपना आंसर लिखिएगा। 5वां क्वेश्चन है, शिक्षण सिद्धांत का अर्थ बताइए। तो ये भी प्रश्न आपके लघु उत्तरी में मैंने करा दिया था। तो शिक्षण करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने में हम कुछ आधारों का अनुगमन करते हैं। इन्हीं आधारों और मान्यताओं को शिक्षण के सिद्धांत कहा जाता है। शिक्षण का एक निश्चित उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षण के सिद्धांत एक प्रमुख मार्ग प्रशस्त करते हैं। यानी शिक्षा का सिद्धांत क्या, यानी शिक्षण प्रक्रिया जो है उसको हम पूरा करने के लिए हम कुछ जो है एक आधार बनाते हैं कि हम इन आधार को फॉलो करते हुए चलेंगे तो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को जो है बेहतर बना पाते हैं। तो वो जो आधार, वो जो मान्यता हम सेट करके चलते हैं शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए, उन्हीं को हम कहते हैं शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, ये हमें इसका उद्देश्य क्या है कि ये हमें क्या करते हैं, हम एक जो है प्रशस्त मार्ग जो है एक मार्ग हमारे सामने रखते हैं जिससे कि हम अपने जो शिक्षण के उद्देश्य है उसको हम पूरा कर पाएँ। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको भी मैंने डिटेल में समझाया लॉन्ग वीडियो में, तो आप लोग वहाँ पे जाके और डिटेल में देख सकते हैं अगर और डिटेल में जानना है तो। बाकी यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी थी उसको मैंने समझा दिया है। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं 5 क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल की वीडियो में देख लेंगे, तो हमारा जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बहुकल्पीय प्रश्नों को कवर कर देंगे, तो हमारा चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।